भारत में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। राजनीति कूटनीति में भारत निपुण है। 2009 के बाद आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य को आज़ादी के बाद अंजाम दिया कि सत्ता सर्वोपरि है, और उन्होंने जो अपने कार्यकाल को किस प्रकार से कैसे कमज़ोर किया जाए, वो परिस्थिति लोकतंत्र जिस लोकतंत्र और संविधान को नेहरू, गांधी, सरदार पटेल ने भारत को स्वतंत्रता, फ्रीडम दिलाया था, उस भारत को क्यों कांग्रेस का मानना था कि आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ ये और हिंदूवादी संगठन भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और भारत का जनता 70 साल से उनको पूंजीपति का पार्टी मानता था, और इसके लिए उनको सत्ता नहीं दिया जाता था। क्यों जब देश को और जनता को व्यापार का सामग्री समझेंगे तो वो देश, लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। भारत का जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसमें हर जनमानस को समान न्याय कानून, सर्वधर्म समभाव और आर्थिक सामाजिक एकता, अखंडता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता भारत में कायम था। और भारत में जो षड्यंत्र करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और कहीं मुख्यमंत्री जिनको साइकिल पे थे वो मुख्यमंत्री, और जो एमएलए थे उन्होंने प्रधानमंत्री का सपना देखा, और भारत के जनता ने उस सपना को साकार किया, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण सत्ता दे दिया। लेकिन देश ने देखा है कि देश को अगर भारत का फ्रीडम ऑफ स्पीच, सभी धर्म, भाषा, जाति, एकता, अखंडता, संप्रभुता और सभी को साथ लेके चलने का अगर किसी में ताकत और शक्ति है तो वो कांग्रेस है। और 71 के दशक में, 75 में, 77 तक के दशक में जब प्रधानमंत्री के बनने के लिए मोरारजी देसाई, उस समय के जयप्रकाश नारायण ने जो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और सत्ता उन्होंने ले लिया, और सत्ता लेने के बाद वो उस वक्त सभी को प्रधानमंत्री बनने के वजह से जो आज की परिस्थिति है भारत की, कि सारे विरोधी पक्ष एक हो गए थे उस समय में, और इंदिरा जी को सत्ता से बाहर किया। लेकिन इंदिरा जी देश चलाने के लिए, देश के लिए कुर्बानी देना पड़ता है, उसके लिए समर्पित रहना पड़ता है, और जो व्यक्तिगत लोभ, लालच, मोह, माया को त्याग करना होता है।
और आज़ादी से लेके आज तक देश ने देखा है कि वो आज़ादी ईस्ट इंडिया कंपनी को कांग्रेस ने ही भगाया था। कांग्रेस के सिद्धांत के वजह से भगाया था। और आज जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी का कॉपी करने से काम नहीं चलता, उसके लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है। और बुद्धि तभी आपको काम करता है जब खुद का देश हो या घर हो, उसको सारे लोभ लालच मोह माया त्याग करके देश को चलाना होता है। कांग्रेस ने उसी प्रकार से देश को, चाहे इलाहाबाद का आनंद भवन हो, मोतीलाल नेहरू का रॉयल्टी हो, और नेहरू गांधी का विरासत हो, उस विरासत को त्याग करने के लिए तभी देश और समाज मजबूत होता है। और भारत में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से देश चल रहा था, नेहरू जी को जब आज़ादी मिला तो एक माता जी ने उनके कॉलर को पकड़ लिया, बोला तुम तो प्रधानमंत्री बने, हमारा क्या। तो जो कहावत है वो जब देखा जाता है, जो कहा जाता है, उन्होंने, नेहरू जी ने कहा था उस माता जी को कि माता जी यही आज़ादी आपको मिला है कि भारत के प्रधानमंत्री को आप कॉलर पकड़ के बोल रहे हैं कि तुम तो प्रधानमंत्री बने, हमारा क्या। यही आपको हमने इतनी बड़ी त्याग तपस्या से जो फ्रीडम फाइटर ने स्वतंत्रता दिया है, उसी में आपको हमने यही आपको दिया है। और 2013 तक के दशक में हर भेष बदल बदल के जो आज कांग्रेस आरोप लगाती है कि भेष बदल बदल के 1980 तक जनसंघ रहा और उनके सारे संगठन रूप बदल के, कोई कामगार सेल, कोई किसान सेल, कोई महिला सेल, कोई आदिवासी सेल, सभी जाति धर्म, कोई मुस्लिम सेल, सभी सेल बना करके किस तरीके से भारत के राजनीति में फूट डालो और राज करो। जो अंग्रेज ने इनको सिखा के गए थे वो इन्होंने अनुग्रहण किया। और उन्होंने 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने भी सपना देखा कि मैं पूरे भारत पे, आरएसएस और जनसंघ ने, कि हम सत्ता पे बने रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 80 के बाद बन गया। और जनसंघ के पास कभी कमल, कभी फूल, बहुत सब उन्होंने सिंबल के साथ, कभी अलायंस के साथ, जिन्ना के साथ, और हर भेष बदल बदल के उन्होंने सत्ता में और हर राज्य में बने रहने का भरसक प्रयास किया और बने रहे। लेकिन देश के जनता को जो धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, राज्य के नाम पे बांट करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने
भारत के 140 करोड़ जनता को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान करके जो पूरे देश में विभाजित कर दिया। जो कहा जा रहा है, कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि पूरे देश को बांट दिया, अपने आरएसएस और बीजेपी के और जनसंघ के पुराने सिस्टम से, और उन्होंने धीरे धीरे सारे देश के संवैधानिक संस्था को काबिज किया। और अब चाहे ईडी रहे, सीबीआई रहे, न्यायपालिका रहे, सभी में उन्होंने जब अपना प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिया, उसके बाद वो मेन सत्ता के करीब आए और उन्होंने एक्स इनकम टैक्स का कमिश्नर अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया और हर सबको, एक मास्टर को अगर चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री बनना है तो उसकी इच्छा आकांक्षा बड़ी होगी, उनकी सोच, उनके साथ में वो कुछ भी कुर्बानी दे देंगे। और वही हुआ, देर आया दुरुस्त आया, उन्होंने आंदोलन किया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। और 77 के दशक में जब सिद्ध हो चुका था कि कांग्रेस देश को अगर चला सकता है तो नेहरू गांधी का परिवार ही चला सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं है। चाहे वो मुरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, जयप्रकाश नारायण हो, आंदोलन करना, भाषण देना ये अलग बात है, लेकिन देश को चलाना, विश्व में अपनी पहचान बनाना, वो सबके बात की नहीं होती है। अगर विश्व में देखना है तो मोतीलाल नेहरू का पुत्र का नाम क्या है तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का पुत्री का नाम क्या है तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के पुत्र का क्या नाम है तो राजीव गांधी, राजीव गांधी के पुत्र का क्या नाम है राहुल गांधी। इस तरीके से विश्व में आइडेंटिटी है। भारत में जितने भी प्रधानमंत्री आज तक बने, किसी के पिता को भारत में ही नहीं जानते हैं। चाहे आई.के. गुजराल रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, वी.पी. सिंह रहे, देवगौड़ा रहे, नरेंद्र मोदी है, मनमोहन सिंह हैं, और जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनके पिताजी का नाम आज भी कोई नहीं बता सकता है। लेकिन गांधी का नाम विश्व के किसी भी कोने पे, भारत के किसी भी राज्य में कोई भी बता सकता है। ये फर्क इन घरानों में है। और अब तो सिद्ध होने लग गया कि सत्ता ले लिया, 77 के दशक में भी इन्होंने लिया, और अभी मनमोहन सिंह का कॉपीराइट अटल जी ने किया, अटल जी का और मनमोहन सिंह जी का कॉपीराइट नरेंद्र मोदी के सरकार ने किया। और वो उनको मौनी बाबा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोलने वाले संजय बारू जो उनके मीडिया सलाहकार थे, विनोद राय सीएजी के चीफ थे, और एक से एक गांधी
नेहरू के, गांधी के परिवार के साथ रहने वाले मनमोहन सिंह जी के साथ में अन्ना हजारे जैसे आदमी को, उसको लोकतंत्र कहते हैं, उन्होंने भारत के लोकसभा से उनको सल्यूट किया था। आज अन्ना हजारे 1 घंटा दिल्ली में या भारत के किसी भी कोने पे 12 साल से कहीं आवाज़ नहीं उठा पाए। भारत ने केजरीवाल का दशा दुर्दशा आज भी देखा। शीला दीक्षित को जिस प्रकार से झूठ बोल करके बदनाम किया, कांग्रेस सिद्धांतिक राजनीति, कांग्रेस में आने वाले और जाने वाले, कांग्रेस किसी को सब कुछ से समझौता कर सकता है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, भाषा और उसके साथ और कांग्रेस सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन आज जितने लोग हैं, भारत का 140 करोड़ जनता ने देखा, आज अन्ना हजारे, केजरीवाल, सिसोदिया, रामदेव, अंबानी, अडानी कहीं नहीं दिख रहे हैं। आज भारत पे जो अरविंद सुब्रमण्यम और सुरजीत भल्ला, जो प्रधानमंत्री के मौजूदा सलाहकार रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बिठाने के लिए हर तरीके से, जासूसी कहना अच्छा नहीं रहेगा, कांग्रेस को किस प्रकार से ध्वस्त करके और नरेंद्र मोदी को भारत के सामने में एक महामानव के रूप में स्थापित किया, और वो जो गुब्बारा था, अब यही महामानव जितने नवरत्न थे, संजय बारूद, अरविंद सुब्रमण्यम, सुरजीत भल्ला, सभी ने उस गुब्बारा को अब फोड़ना शुरू कर दिया है। अभी जो सुरजीत भल्ला और अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत आर्थिक संकट में चला गया है, और प्रधानमंत्री को उन्होंने, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेवार ठहराया है, और आर्थिक संकट के लिए आरएसएस और राजनीति पार्टी के जो शिष्य नेता हैं, वो अति शीघ्र इनको रिप्लेस करे, नहीं तो भारत का आर्थिक संकट और गहराया जा रहा है। और भारत पे जो कर्ज है, संवैधानिक संस्था है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और सिर्फ इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी जीत सकते हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी को उन्होंने नाकाबिल कह दिया है कि इनके बस की बात नहीं है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। क्यों, अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी और वो सालों से आरोप लगा रहे थे, मधु किश्वर वहीं से निकले हैं, अरविंद सुब्रमण्यम और सुरजीत भल्ला ने जो अपने जो लिखा है उन्होंने कि भारत का अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है, भारत को आर्थिक संकट से निकालना है, तो सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन करने की ज़रूरत है। ये सब वही लोग हैं
जो कि मोदी जी के सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, मीडिया सलाहकार सभी रहे और सालों से कॉन्स्पिरेंसी भी चल रहा था देश में। और ये लोग अब आगे आकर के इन्होंने इनसे अब मोदी जी से नहीं चल सकता है, इसका इस्तीफा पार्टी को लेना चाहिए और इनके जगह पे दूसरे नेता को नियुक्त करना चाहिए। आज तक जिस आर्थिक सलाहकार ये जितने लोग थे नरेंद्र मोदी के साथ में, देश ने देखा है हिटलर और जितने भी शासक प्रशासक विश्व में रहे हैं, सभी के जब जहाज कहा जाता है, कहावत है, जब जहाज़ डूबने का वक्त आता है तो सबसे पहले उनके खुद के सलाहकार ही उस जहाज़ से कूदते हैं और चूहा पहले कूदता है। लेकिन अब सिद्ध होते दिख रहा है, सभी जो कांग्रेस कहती थी कि एक सिंडिकेट है और अभी तक जो कहा जाता था कि भारत के विकास में भारत के जनता का विकास नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह, राहुल गांधी ने जो कुछ साल पहले लोकसभा में कहा था कि हम दो हमारे दो, अडानी जी और अंबानी जी का फोटो जिसको परमिशन नहीं दिया था लोकसभा में, और अब हम दो हमारे दो, और अब उनसे अभी उनके सलाहकार नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार जिन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का मनमोहन सिंह के खिलाफ में पिक्चर बनाया था, संजय बारू, अभी संजय बारू, अरविंद सुब्रमण्यम और सुरजीत भल्ला सभी मोदी जी के जहाज से उतर गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी सालों से उनके खिलाफ में बात करते हैं। मधु किश्वर अभी 10 दिन से गायब है, लेकिन एक सप्ताह, एक महीना तक वो मीडिया में बनी रही और जो विश्व को चलाने के लिए जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के पीछे जो चलाने वाले पूंजीपति वर्ग हैं, जॉर्ज सोरेस, रॉक फेलर और लेमन ब्रदर, एक से एक लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के को किस प्रकार से चलाना है और उनका भारत में जिस प्रकार से भामाशाह कहा जाता था, उसी प्रकार से ये वैश्विक सरकार देश ने देखा कि जो कहते हैं और रिपोर्ट है कि बांग्लादेश को अमेरिका ने सरकार गिरा दिया, नेपाल में CIA ने सरकार गिरा दिया। अब अभी तक भारत का भी जो उथल पुथल आज हो रहा है, अभी वो वक्त बताएगा कौन, क्योंकि सबसे पहला जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में जो बताया गया है कि मोदी जी को अमेरिका का वीज़ा नहीं दे रहे थे, तो वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट मोदी और बड़े बड़े उनको विश्व का सबसे बड़ा देवता बताया।
बुद्धिमान बताया और उनके जैसा प्रधानमंत्री विश्व में कहीं नहीं है। और जो कहा गया कि 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो जाएगा, और उनके बुद्धि से और भारत के जनता को भी लगा था कि स्विस बैंक से जो पैसे आएंगे 15-15 लाख हर परिवार को मिलेगा। अच्छे दिन आने वाले हैं और भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज विश्व में भारत की स्थिति है, ये वक्त बताएगा कि किधर विकास हुआ और कहाँ कहाँ विनाश हुआ। कांग्रेस तो विरोधी पक्ष है, वो तो आरोप लगाती ही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, आरएसएस के साथ में जो लोग हैं, वो भी उस मोर जहाज से कूदना शुरू कर दिए। और ये सबसे बड़ा वैश्विक संकट है। राहुल गांधी ने जब कोरोना आ रहा था तो उन्होंने पहले ही कहा था, भारत के प्रधानमंत्री को आगाह किया था कि आप सतर्क हो जाइए, भारत में महामारी आने वाला है। और देश ने देखा, राहुल गांधी 2004 से भारत के संसदीय नेहरू गांधी का धरोहर हैं और विश्व में जो कहते हैं, वैसे जो पक्ष में थे, जो आज जितने पक्ष में थे राहुल गांधी के साथ में, वो सारे आज पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी के खासम खास हैं। वो सब उस समय में जो बीजेपी आरएसएस षड्यंत्र करता था, वो वही सब बात राहुल गांधी के कैबिनेट में। राहुल गांधी तो नेता थे और आज विश्व राहुल गांधी को नेता के रूप में मानता है। उनकी आइडेंटिटी, उनके बराबर का शिक्षा दीक्षा, क्यों जो उनकी देखने की शैली, बोलने की शैली और देश चलाने की शैली उनका है, उसके सामने में पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है। और जो आज राहुल गांधी ने जो कुछ महीने पहले कहा था कि अगर हमें शमशान और कब्रिस्तान करके, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करके, दलित और मुस्लिम करके, हिंदू दलित करके हमको सत्ता नहीं चाहिए। हम 500 बार इलेक्शन हारेंगे, उसके बावजूद भी हमें ऐसे सत्ता को हम देश में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे, जहां इन्होंने हर जाति, धर्म, भाषा, हर राज्य को आपसी मतभेद का, जो आज़ादी के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के भारत में रहो रे भाई, आज हर चौराहे पे हर वैमनस्यता, कांग्रेस जो कहती है कि वैमनस्यता, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने पूरे भारत में विष बो करके रख दिया, भारत का सर्वनाश कर दिया। और अंतर से वैसे बहुत सब नरेंद्र मोदी ने किए भी अच्छे, जैसे मंदिर मस्जिद का मुद्दा उन्होंने ख़त्म कर दिया, 370 का कर दिया, 3 तलाक का किया। लेकिन जो भारत का अर्थव्यवस्था है, भारत का लोकतांत्रिक
एकता, अखंडता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता है, उसके ऊपर करारा घात हुआ है। लोकतंत्र भारत में जिस प्रकार से भल्ला, सुब्रमण्यम स्वामी और बारू और जो भारतीय जनता पार्टी के खासम खास दबे जवान पे अभी तक किसी ने भारत में नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट से किसी ने अभी तक नहीं कहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ और दूसरे को प्रधानमंत्री बनाओ। वैसे आरएसएस ने 2025 में रिटायरमेंट का चादर ओढ़ने का उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। और अब जो भारत आज वैश्विक स्तर पे जो विश्व युद्ध का जिक्र हो रहा है, विश्व युद्ध तो चल ही रहा है। हर देश में, हर राष्ट्र में 5 साल से ऊपर हो गया यूक्रेन और रसिया का, गाजा का, हमास का। सारे देश लड़ रहे हैं अपने अहंकार के वजह से, लेकिन भारत अपने एकता, अखंडता, संप्रभुता और अब कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार से भारत में कुछ दिन से अमेरिका का बोलबाला भारत में हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है, इसके लिए भारत में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जिम्मेवार, और जो बारू हो, सुब्रमण्यम हो या भल्ला हो, सभी जो आज आर्थिक संकट का बात कर रहे हैं, क्यों डोनाल्ड ट्रंप जी मोदी जी के एक तरफ हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, और गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात में जो उनका मान सम्मान हुआ वो आज भी विश्व के नक्शे पे है। और जो मोदी जी के सामने में ही वहाँ से हजारों भारतीय को डिपोर्ट करके हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा के भेजा, वो भी भारत में उनके सामने में देखा। भारत को, प्रधानमंत्री को हम जैसा चाहेंगे वैसा हमारे कहने पे सेंग डेंग, वो भी डोनाल्ड ट्रंप जी ने ही कहा। और 125% टैरिफ का बात भी नरेंद्र मोदी जी को लगाया। ट्रेड डील का भी जो मैं कहूँगा वही मोदी जी करेंगे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप जी ने ही कहा। रेमडेसिविर भेजो नहीं तो, वो भी उन्होंने ट्रंप जी ने ही कहा मोदी जी को। और आज अब ये आर्थिक संकट जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वो क्वाड का मीटिंग में पूरे देश ने देखा, और भारत का जो भारत वैश्विक सर्वांगीण विकास और विश्व गुरु था, उस भारत को जो बारू और संजय बारू, अरविंद सुब्रमण्यम और सुरजीत भल्ला जो जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, उससे अब साफ दिखता है कि भारत का अर्थनीति, कूटनीति, राजनीति वैश्विक स्तर पे, क्यों जब आर्थिक संकट से गुजरना, क्यों मीडिया ने तो सही बात कहा नहीं। आज भारत में
प्रोविडेंट फंड का पैसा का पता नहीं है, ONGC हो, LIC हो, और जितने जितने फंड थे अलग अलग भारत के। और RBI ने अब जो कहा है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सारे RBI को जिस प्रकार से नोट बदली किया, आर्थिक संकट में डाला, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ही जिम्मेवार माने जाएंगे। बेशक उन्होंने उनके शासन को भारत का जनता याद रखेगी, क्यों उनके जैसा शासक प्रशासक की ज़रूरत थी। लेकिन ये आर्थिक संकट जो भारत पे गहरा गया है, उसके लिए विश्व युद्ध को इन सलाहकार ने नहीं दोष दिया है। इन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाबदेही लेने की ज़रूरत थी, जो उन्होंने अपने जवाबदारी को सही तरीके से निर्वाह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने नहीं किया। और भारत आज आर्थिक संकट में, क्यों मोदी जी ने नॉर्वे में खुद से कहा है, उनका स्टेटमेंट है जब वो 5 देश का दौरा कर रहे थे कि भारत आर्थिक संकट में है। भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने महीनों दिन से कह रहे हैं कि भारत को आर्थिक संकट में नरेंद्र मोदी ने डाल दिया है। उस नरेंद्र मोदी का जो आर्थिक संकट का सारा 140 करोड़ जनता को भुगतना पड़ेगा। और अब ये कल सुरजीत भल्ला, अरविंद सुब्रमण्यम और संजय बारू जो कह रहे हैं, तो अब भारत का जनता, राहुल गांधी तो विरोधी पक्ष नेता हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी 1 सप्ताह से भारत में उन्होंने कहा कि 1 साल में सरकार गिरेगा। और अभी जो उनके प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, जब ये सब उनका जहाज से कूदना शुरू कर दिया, अब देखना होगा भारत का जनता का नज़र कैबिनेट में सबसे ऊपर कौन आता है, कौन विरोध करता है, ये देखने की ज़रूरत है। भारत में जिस प्रकार से रोज़ पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई का भारत का जनता आज 80 करोड़ जनता जो राशन के लिए 5 किलो राशन के लिए मुहताज है, और जो नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह जी के सरकार में 60 से 70% तक आय से अधिक आमदनी में भारत का जनता आ चुका था, लेकिन आज 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे चला गया है। ये वक्त RBI, सारे बैंक, सारे संविधानिक संस्था, मीडिया, न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन से सवाल वक्त आने पे पूछेगा। अभी तक इतना ही, और सवाल के जवाब सारे संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका को देना होगा।